जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि इटली 8 राज्यों में बंटा हुआ था और हर एक राज्य का शासक अलग अलग था। इस एपिसोड में हम इटली के एकीकरण का चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। विश्व इतिहास पर शुरू की गई DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। दरअसल इटली के एकीकरण में कोई एक कारक नहीं बल्कि कई सारे कारक जिम्मेदार थे, जिनमें से कुछ की चर्चा हमने अपने पिछले एपिसोड में की थी। अब हम उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिनका नाम विश्व इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है तथा जिन्होंने इटली के एकीकरण में विशिष्ट योगदान दिया। इनमें सबसे पहला नाम आता है मैजिनी का। मैजिनी एक महान व्यक्तित्व के साथ दार्शनिक, चिंतक, दूरदर्शी व बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। बचपन से ही मैजिनी के अंदर क्रांतिकारी विचार पल रहे थे। अपने इन्हीं विचारों के कारण वह कार्बोनरी का सदस्य बन गया। कार्बोनरी इटली की एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि गुप्त तरीके से क्रांतिकारी कार्य करती थी। सन 1830 में मैजिनी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लगभग 1 वर्ष की जेल के बाद जब वह बाहर निकला तो उसने युवा इटली नाम से एक संगठन बनाया। मैजिनी युवा शक्ति को अच्छी तरह पहचानता था और वह मानता था कि तत्कालीन व्यवस्था में सुधार सिर्फ युवाओं के माध्यम से ही लाया जा सकता है। इसलिए उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। मैजिनी ने अपने विचारों से युवाओं को झकझोर कर रख दिया और जनता के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना पनपने लगी। उसने युवाओं को देश प्रेम और बलिदान के लिए प्रेरित किया। इस कड़ी में अगला नाम आता है विक्टर इमैनुअल का। दरअसल विक्टर पीडमोंट का शासक था, लेकिन वह अन्य यूरोपीय शासकों से अलग था। वह राष्ट्रवाद का समर्थक व लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला शासक था। विक्टर ने इटली के एकीकरण में अपना अप्रतिम योगदान धन, जन व बल हर तरह से दिया। इटली के एकीकरण में अगला नाम आता है कावूर का। यह कहा जाता है कि कावूर ही वह व्यक्ति था जिसने इटली को एक करने में अपनी जी जान लगा दी। दरअसल कावूर विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था तथा दोनों में बहुत जमती थी। दोनों के विचार एक जैसे ही थे। कावूर बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने अपना राजनीतिक जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था, किंतु अपने तेज दिमाग व कार्यक्षमता से धीरे धीरे वह प्रधानमंत्री तक बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने पीडमोंट राज्य में खूब उन्नति की। जनता उससे बहुत खुश व प्रभावित रहती थी। इस दल में अगला महत्वपूर्ण नाम आता है गैरिबाल्डी का। यह नाम किसी से अनजान नहीं है, क्योंकि विश्व इतिहास में यह एक बड़ा नाम है। गैरिबाल्डी एक कुशल योद्धा व नौसैनिक था। वह मैजिनी के विचारों से बहुत प्रभावित रहता था और उसके विचार भी क्रांतिकारी थे। इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु वह कैद से बचने के लिए भाग निकला और दक्षिण अमेरिका चला गया। गैरिबाल्डी ने दक्षिण अमेरिका में खूब धन कमाया और वापस इटली लौटा। उसने कावूर व विक्टर के साथ संपर्क साधा और अपने कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को लेकर उसने एक विशाल लाल कुर्ती दल का गठन किया। लाल कुर्ती वाले ये सैनिक युद्ध कला में कुशल थे, जिनके दम पर उसने इटली के एकीकरण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। दरअसल इटली के एकीकरण का कार्य लगभग 1848 के आसपास से शुरू हुआ। इस दौरान पीडमोंट जहां का राजा विक्टर तथा प्रधानमंत्री कावूर था, उसने क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता की थी। इसलिए बदले में मित्र राष्ट्रों ने भी कावूर की मदद करने का आश्वासन दिया था। उस समय लोम्बार्डी राज्य पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, अतः कावूर ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी को पीडमोंट सार्डिनिया में मिला लिया।
इसी समय हुआ यूं कि जब पिडमॉन्ट की सेना ऑस्ट्रिया से लड़ रही थी तो मध्य इटली की जनता, जिसमें पर्मा, मोडेना और टस्कनी के राज्य आते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का असर इतना जबरदस्त था कि पर्मा, मोडेना और टस्कनी के शासकों को देश छोड़कर भागना पड़ा और बाद में कावूर ने अपनी कुशल राजनीति से जनमत संग्रह द्वारा इन राज्यों को पीडमॉन्ट सार्डिनिया में मिला लिया। अब पीडमॉन्ट सार्डिनिया में लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना तथा टस्कनी जैसे बड़े राज्य आ चुके थे और पीडमॉन्ट शक्तिशाली हो चुका था। लेकिन अब भी पेपल स्टेट्स, नेपल्स और सिसिली जैसे राज्यों को इटली में मिलाना बाकी था। इस कार्य में गैरिबाल्डी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गैरिबाल्डी ने अपनी लाल कुर्ती सेना की मदद से मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ से सिसिली और नेपल्स पर हमला करके उसे जीत लिया। अब सिर्फ एक राज्य बचा था और वह था पेपल स्टेट, जहां पर पोप का शासन था और पोप को पूरे यूरोप के कैथोलिक लोगों व कैथोलिक राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था। इसलिए पेपल स्टेट पर हमला करने का मतलब था पूरे यूरोप के कैथोलिकों से दुश्मनी मोल लेना। इसी बीच हुआ यूं कि 1861 में कावूर की मृत्यु हो गई। यह इटली के लिए एक बड़ा झटका था। अब इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी का बोझ विक्टर इमैनुअल व गैरिबाल्डी के कंधों पर था। लेकिन एक साल के भीतर ही गैरिबाल्डी की भी 1862 में मृत्यु हो गई और विक्टर इमैनुअल अब अकेला पड़ गया। हालांकि इमैनुअल भी बहुत ही सुलझा हुआ और कुशल कूटनीतिज्ञकार था, इसलिए उसने पेपल राज्य को मिलाने में कोई जल्दबाजी नहीं की और सही मौके का इंतजार करने लगा। दरअसल पेपल स्टेट, जिसकी राजधानी रोम थी, उसे फ्रांस का समर्थन प्राप्त था और पोप के कहने पर फ्रांस की सेना रोम की रक्षा करती थी। बिना रोम के इटली का एकीकरण अधूरा था। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद वो मौका आ गया जिसका विक्टर को इंतजार था। 1870 में फ्रांस व प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया और मजबूरन फ्रांस को रोम व पेपल स्टेट से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। इसी मौके को देखते हुए विक्टर ने पेपल स्टेट पर हमला कर दिया और 1870 में रोम को भी इटली में मिला लिया गया और कुछ इस तरह से इटली का पुराना गौरवशाली शहर रोम वापस इटली को मिल गया और इस तरह से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। और जिस इटली को आज हम नक्शे पर देखते हैं, यह उन्हीं महान क्रांतिकारी के प्रयासों का नतीजा है। इन क्रांतिकारियों का असर इतना जबरदस्त था कि गैरिबाल्डी को इटली की तलवार यानी स्वॉर्ड ऑफ इटली, कावूर को ब्रेन ऑफ इटली तथा मैजिनी को सोल ऑफ इटली यानी इटली की आत्मा कहा जाता है।